हेलो फैक्ट लवर्स, मैं एक नई वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ। आज मैं आप लोगों को ले चलूँगा एक ऐसे सफ़र पर जिसमें आप ऐसी चीज़ों के बारे में जानोगे जो शायद ही आपको पता होगा या फिर शायद ही पहले किसी ने बताया होगा। हमारे साथ रोजाना कुछ नया सीखें और हमें सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। चलिए दोस्तों, और देर ना करते हुए आज का सफ़र शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इजिप्ट पूरे पृथ्वी पर सबसे सूखे जगहों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट में ज़्यादातर रेगिस्तान ही है। इजिप्ट हर साल केवल 1 इंच बारिश का अनुभव करता है, जिससे वह पानी के लिए नील नदी में बहुत अधिक निर्भर करता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जब हम इजिप्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात आती है, चारों ही तरफ रेत और रेगिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इजिप्ट हमेशा से रेगिस्तान नहीं था। पिछले आइस एज के दौरान इजिप्ट का रेगिस्तान और बाकी का सहारा रेगिस्तान पेड़ों और छोटी झीलों से भरा हुआ घास का मैदान था। यहाँ प्राचीन इजिप्शियंस के पूर्वजों ने शिकार और भोजन भी जमा किया था। जब आइस एज खत्म हुआ तो बदलती जलवायु के कारण तापमान में वृद्धि हुई। कुछ शताब्दियों में यह क्षेत्र एक नम घास के मैदान से एक चिलचिलाती रेगिस्तान में बदल गया। मनुष्य और जानवर समान रूप से नील नदी में चले गए, जिससे प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता को जन्म दिया। फैक्ट नंबर 3, इजिप्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट अपने रेगिस्तान को 2 हिस्सों में विभाजित करता है। पहला भाग बड़ा लीबिया रेगिस्तान है, जिसे पश्चिमी रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, जो नील नदी और इजिप्ट देश के पश्चिम में स्थित है। और दूसरा भाग पूर्वी रेगिस्तान या अरब रेगिस्तान, जो नील नदी के पूर्व में स्थित है। दोस्तों वैसे तो हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो अगर हमारे भारत में सिर्फ 2 ही ऋतु होती तो इजिप्ट के लोगों को का कुछ यही हाल है। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 4 इसी पे है। इजिप्ट में बस 2 ही ऋतुएं हैं। हालांकि यह असंभव लगता है, लेकिन इजिप्ट में सर्दी का अनुभव होता है। इजिप्ट में सर्दियाँ मेडिटरेनियन सी से आने वाले तूफानों के साथ ठंडा मौसम ले आती है। सर्दी नवंबर से अप्रैल तक रहती है। और रही बात गर्मी की, वो तो वैसे हमेशा ही रहती है, लेकिन अगर आमतौर पे आधिकारिक रूप से देखें तो ये मई से अक्टूबर तक रहती है। इजिप्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बस 2 ही बातें आती हैं, एक तो चारों तरफ फैली हुई रेगिस्तान और दूसरी ऊंची ऊंची पिरामिडें। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 5 इसी से जुड़ा हुआ है। इजिप्ट के पिरामिड सबसे प्रसिद्ध हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से दुनिया में सबसे बड़े नहीं हैं। यह सम्मान मेक्सिको में पंख वाले सांप के पिरामिड को जाता है, जो 200 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर करता है। इसके विपरीत गीज़ा का महान पिरामिड सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को ही कवर करता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को समय में थोड़ा पीछे ले चलता हूँ और अपने अगले फैक्ट के बारे में बताता हूँ। फैक्ट नंबर 6, प्राचीन इजिप्ट में 2 मुख्य क्षेत्र थे। जी हाँ, प्राचीन इजिप्ट ने अपनी सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया, ऊपरी और निचली इजिप्ट। ऊपरी इजिप्ट ने डेल्टा के दक्षिण में नील नदी घाटी को नील नदी के पहले उतार तक संदर्भित किया, जबकि निचले इजिप्ट ने नील डेल्टा को संदर्भित किया, जहां नदी मेडिटरेनियन सी में बहती थी। दोस्तों समय में जब थोड़ा पीछे आ ही गए हैं तो और भी कुछ जानते हैं। आज जिन पिरामिडों को हम देखने जाते हैं, जहां पे हम घूमने जाते हैं, चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं। फैक्ट नंबर 7, इजिप्ट के पिरामिड मकबरे हैं। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के साथ आप जिन पहली चीज़ों को जोड़ेंगे उनमें से एक पिरामिड है। मूल रूप से प्राचीन इजिप्ट वासियों ने पिरामिडों को इजिप्ट के राजघरानों के लिए अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनाया था। पिरामिड इस बात का प्रतीक है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश कैसे उतरती है, ठीक उसी तरह जैसे कोई पिरामिड अपने शिखर से जमीन पर उतरता है। प्राचीन इजिप्ट वासियों ने भी अपने सभी पिरामिडों का निर्माण नील नदी के पश्चिमी तट पर किया था, जो डूबते सूर्य का संदर्भ देता है। यह प्राचीन इजिप्ट की पौराणिक कथाओं में बाद के जीवन का प्रतीक है। दोस्तों जब पिरामिड की बात हो रही है तो हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर उन्हें बनने में कितना समय लगा। फैक्ट नंबर 8, इजिप्ट के महान पिरामिड को बनने में सदियों का समय लगा। जी हाँ दोस्तों, जब लोग पिरामिड के बारे में सोचते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि वो गीज़ा के पूरी तरह से त्रिकोणीय महान पिरामिड के बारे में ही सोचते हैं। हालांकि पिरामिड हमेशा से इतने सुधरे हुए नहीं थे। प्रथम राजवंश के दौरान बनाए गए पहले पिरामिड वास्तव में पास के मेसोपोटामिया के जिगुरात से मिलते जुलते थे, जो पत्थर की सिरनुमा छत जैसी संरचनाएं थी। कुछ शताब्दी के बाद इजिप्ट वासियों ने अपनी वास्तुकला को सुधारा और उन सुरम्य पिरामिडों का निर्माण किया जिन्हें हम आज जानते हैं।
दोस्तों, हमने आज तक यही सुना है कि इजिप्ट के पिरामिडों को वहाँ के राजाओं के गुलामों ने बनाया था, लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों। फैक्ट नंबर 9, इजिप्ट के पिरामिडों का निर्माण गुलामों ने नहीं किया था। बाइबल की किंवदंती के विपरीत गुलामों ने इजिप्ट के पिरामिडों का निर्माण नहीं किया। इसके बजाय किसानों से खींची गई श्रमिक ब्रिगेड ने सूखे मौसम के दौरान इजिप्ट सरकार द्वारा तैयार किए गए पिरामिडों का निर्माण किया। चूँकि वह उस समय खेतों में काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसके बजाय पिरामिडों पर काम किया। पिरामिडों का निर्माण करते समय उन्हें भोजन और वेतन के साथ साथ मृत्यु के बाद के जीवन में भी स्थान मिला। दोस्तों, आज हम जब पिरामिडों को देखते हैं तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि आखिर इतनी ऊंची ऊंची पिरामिडें बने कैसे होंगी, और इसकी ऊंचाई को लेकर हम बहुत ही अचंभित होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इसकी ऊंचाई के बारे में कुछ बताऊँ। फैक्ट नंबर 10, ग्रेट पिरामिड वास्तव में अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के अजूबों में गिने जाने के बावजूद 100 से अधिक प्राचीन इजिप्ट के पिरामिडों का विवरण छीन लिया गया है। ग्रेट पिरामिड के मामले में आज हम जो देखते हैं वह केवल एक अवशेष है जो एक बार हुआ करता था। मौसम की मार ने और लुटेरों ने इसका विवरण छीन लिया। इन महीन तत्वों से में पिरामिड के शिखर पर स्थापित एक सुनहरा पिरामिड के आकार का कैपस्टोन था। अच्छा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, चलता हूँ, गुड बाय।